भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। इनमें कुछ अधिकारों का जिक्र है जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इन्हें। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है। आज हम इन अधिकारों की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। मतलब कैसे ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से बढ़कर हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। और ये कहानी जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये अधिकारी हमें एक नागरिक के तौर पर ताकत देते हैं। ये सरकार पर अंकुश लगाते हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन की, कह सकते हैं कि, गारंटी देते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इन्हें मूल या फंडामेंटल ही क्यों कहा जाता है? मतलब बाकी कानूनों से ये इतने अलग कैसे हैं? इन्हें मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, यानी उसके बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियादी माने गए हैं। ओके। और जो चीज इन्हें बाकी कानूनों से बिल्कुल अलग बनाती है वो है इनकी गारंटी। संविधान सीधे इनकी गारंटी देता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये न्याय संगत, जस्टिशिएबल है। एक मिनट, न्याय संगत, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ये समझूं कि अगर मेरे किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? बिल्कुल यही मतलब है। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी सीधे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई और कानून आपको ये ताकत नहीं देता। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई थी। ये दिलचस्प है। अच्छा, हमारे स्रोतों में अनुच्छेद 12 में राज्य यानी स्टेट की परिभाषा पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे हमेशा लगता था कि राज्य का मतलब सिर्फ सरकार होता है, पर ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये अधिकार आप देखें तो मुख्य रूप से राज्य की मनमानी के खिलाफ एक ढाल है। सही। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने राज्य की परिभाषा को बहुत व्यापक रखा। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ये सब भी शामिल है। अच्छा। और तो और LIC, ONGC, सेल जैसी सरकारी कंपनियां भी इसके दायरे में आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी संस्था ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ हो। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को कम करता हो, तब क्या होगा? मतलब इसे रोकता कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर अनुच्छेद 13 की भूमिका आती है। ओके। ये अनुच्छेद एक तरह से मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर वो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता तो वो उस हद तक शून्य यानी अमान्य माना जाएगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिद्धांत आते हैं, है ना? हाँ, जैसे एक है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कानून की कोई एक धारा मूल अधिकारों के खिलाफ है तो सिर्फ उसी धारा को हटाया जाएगा, पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे सेब का सड़ा हुआ हिस्सा काटकर बाकी सेब इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही। और सबसे बड़ा मोड़ तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में आया। हाँ, मूल ढांचा वाला सिद्धांत। सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और मूल अधिकार इस मूल ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा है। वाह, तो एक तरह से अदालतें इन अधिकारों की संरक्षक बन गई। चलिए अब इन अधिकारों की श्रेणियों को समझते हैं। स्रोतों के मुताबिक पहले 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार कहाँ गया? हाँ, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्यों? इसके पीछे का तर्क था सामाजिक आर्थिक सुधार, जैसे भूमि सुधार, जिन्हें लागू करने में ये अधिकार एक कानूनी अड़चन बन रहा था। तो अब वो कोई अधिकार ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। मतलब सरकार आपकी संपत्ति बिना कानून के नहीं ले सकती, लेकिन अब आप इसके हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। समझ गया। तो अब आते हैं पहले अधिकार पर, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में 2 अलग-अलग बातें लिखी हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मुझे ये हमेशा एक जैसे लगते थे। इनमें असल फर्क क्या है? ये एक बहुत जरूरी बारीकी है। विधि के समक्ष समता एक ब्रिटिश विचार है। ये एक तरह से नकारात्मक अवधारणा है जो कहती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक,
कानून की नजर में सब बराबर हैं। बिल्कुल। वहीं विधियों का समान संरक्षण एक अमेरिकी विचार है और ये सकारात्मक है। ये कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। हाँ, और यहीं से उचित वर्गीकरण का सिद्धांत आता है। मतलब आप बच्चों और वयस्कों के लिए एक ही कानून नहीं बना सकते, या फिर समाज के वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यहीं से आरक्षण जैसे प्रावधानों की नींव पड़ती है, जिसका जिक्र हमें अनुच्छेद 15 और 16 में मिलता है। सही है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें अपवाद भी हैं। हाँ, इसी अनुच्छेद में अपवाद है जो राज्य को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने की इजाजत देते हैं। और अब तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 16 नौकरियों के बारे में? हाँ, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है, लेकिन साथ ही पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। तो समानता के बाद शायद संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि लोगों को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से स्वतंत्रता के अधिकार का अध्याय शुरू होता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, और इसमें अनुच्छेद 19 तो लोकतंत्र की जान है। ये सभी नागरिकों को 6 तरह की आजादी देता है: बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। लेकिन ये अधिकार तो असीमित नहीं हो सकते, वरना कोई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल देश के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए भी कर सकता है। निश्चित रूप से। और यहीं पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की अवधारणा आती है। संविधान खुद कहता है कि राज्य देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इन सब आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर वाजिब रोक लगा सकता है। ये बात तो सही है, लेकिन वाजिब या युक्ति युक्त क्या है, ये तय कौन करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और अंतिम तौर पर यह तय करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है कि सरकार द्वारा लगाई गई कोई रोक युक्ति युक्त है या नहीं। और इसी श्रेणी में अनुच्छेद 21 आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दशकों में इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद है। मेनका गांधी मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी। क्या हुआ था उस केस में? कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है, और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है, और वो प्रक्रिया भी निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कानून सिर्फ बना होना ही काफी नहीं, उसे अच्छा और न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी एक व्याख्या ने अधिकारों का एक नया ब्रह्मांड खोल दिया। यहीं से निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार भी निकल कर आया। इन दो बड़ी श्रेणियों के बाद अगली श्रेणी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए बहुत जरूरी लगता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसे शोषण के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाता है, और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। एक मिनट, यहाँ प्रचार करने की स्वतंत्रता का भी जिक्र है। इस शब्द को लेकर अक्सर विवाद होता है, खासकर धर्मांतरण के संदर्भ में। ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि धर्म का प्रचार करने के अधिकार में किसी का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। अच्छा। हाँ, खासकर अगर वो जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर किया जा रहा हो। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी और को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने की नहीं। ये एक अहम फर्क है।
अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अनुच्छेद 29 का दायरा बड़ा है। ये भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बचाने का अधिकार देता है। तो इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आ सकते हैं। हाँ, वहीं अनुच्छेद 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धार्मिक हों या भाषाई, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। समझ गया। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। सोचिए, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अधिकार हों, लेकिन अगर उनके उल्लंघन पर आप कुछ कर ही ना सके तो वो सब बेकार हैं। सही बात है। अनुच्छेद 32 ही वो चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के ताले खोलती है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को अपने अन्य मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति काम आती है ना? बिल्कुल। ये 5 रिट्स सुनने में बहुत भारी भरकम लगती हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस। क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट पुलिस को उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देता है। अच्छा। दूसरी है परमादेश, मैंडमस, यानी हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। और बाकी 3? तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जो ऊपरी अदालत निचली अदालत को कोई केस सुनने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथी है उत्प्रेषण, सरशोरी, जो केस को निचली अदालत से ऊपर ट्रांसफर करने का आदेश है। और पांचवी है अधिकार प्रच्छा, को वारंटो, यानी आपका क्या अधिकार है। ये तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सार्वजनिक पद हासिल कर लेता है। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली उपकरण है। एक और सवाल मन में आता है, क्या ये सभी अधिकार भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को मिलते हैं या कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जैसे कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। ओके। लेकिन अनुच्छेद 14, 20 और सबसे जरूरी अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, ये सब भारत की धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी। और क्या इन अधिकारों को कभी निलंबित भी किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। वो क्या? 44वें संशोधन के बाद ये तय हो गया कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर हाल में बना रहता है। हर हाल में। ये नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो कुल मिलाकर इतने सारे प्रावधानों और दशकों की न्यायिक व्याख्याओं के बाद इन मूल अधिकारों का सार क्या है? इनका सार ये है कि ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और राजनीतिक घोषणा पत्र है। ये देश में कानून के राज की स्थापना करते हैं, सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और हर नागरिक के लिए एक ऐसा माहौल बनाने का वादा करते हैं जहां वो अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। और ये स्थिर भी नहीं है, समय के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे न्यायपालिका की व्याख्याएं और समाज की बदलती जरूरतें लगातार नया आकार देती रहती हैं। तो आज हमने मूल अधिकारों की कहानी को समझा, उनकी नींव से लेकर उनके वर्गीकरण और सबसे जरूरी अनुच्छेद 32 के तहत उनके संरक्षण के उपायों तक। ये सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ये वो औजार हैं जो हमें एक जागरूक नागरिक बनाते हैं। बिल्कुल, और अंत में ये समझना भी जरूरी है कि इन अधिकारों और हमारे कर्तव्यों के बीच एक गहरा रिश्ता है। एक जागरूक नागरिक वही है जो अपने अधिकारों को जानता है, उनके लिए खड़ा होता है और साथ ही दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करता है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि मूल अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ सुरक्षा देते हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी निजी कंपनियां हमारे डेटा, विचारों और अभिव्यक्ति पर राज्य से भी ज्यादा प्रभाव डालती हैं,
क्या हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा का दायरा सिर्फ राज्य की पारंपरिक परिभाषा तक सीमित रहना चाहिए, या इसे आज की इन नई शक्तियों के हिसाब से और व्यापक बनाने की जरूरत है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।